हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अगस्त महीने का विज़न आयस डिस्कस कर रहे थे। हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। वो है आपका कास्ट सेंसस और डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसे जाकर आप सुन सकते हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है वुमेन इन जुडिशरी। तो वुमेन इन जुडिशरी ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये हाईलाइट किया कि अभी भी जो वुमेन जो है जिनका जितना नंबर है जुडिशरी में वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको जो जुडिशरी है उसको भी और ज़्यादा फेमिनाइज या वुमेन ओरिएंटेड और वुमेन जजेस को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो for recently in first for Supreme Court 9 judges including 3 women took oath। और अभी क्या हुआ है कि जो 9 जजेस हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपॉइंट हुए और उसमें से 3 जो थे वो वुमेन जजेस थे। तो आपका वाई न्यूज़ हुआ क्योंकि जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ उसमें आपका 3 वुमेन जजेस थी। अगर और देखें इस न्यूज़ के बारे में तो देखा गया कि जो स्ट्रेंथ है टॉप कोर्ट का लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मतलब कि 33 जजेस अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34, मतलब कि 34 है पोस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का उसमें से 33 फिल हो गया। और अब जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 जजेस ऐसी होंगी जो वुमेन है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हमारा जो रास्ता है वो बहुत लंबा है क्योंकि वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कई क्षेत्रों में इंक्लूडिंग हमारे जुडिशरी में। अगर हम अपॉइंटमेंट देखें ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी तो कौन कौन से आर्टिकल उससे रिलेट करते हैं, वो होंगे आपके आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। ठीक है, और अंडर बोथ प्रोविजन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है तो वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन उनको कंसल्ट करना पड़ता है विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो 3 केसेस हैं, ठीक है, जो हमें 3 जज केसेस के रूप में जानते हैं हम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको हाईलाइट करता है। पहला जज केस हुआ आपका 1981 में, दूसरा हुआ 1993 में, तीसरा हुआ 1998 में। सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस, मतलब कि जो अभी का अपॉइंटमेंट है उसमें है कि जो प्रेसिडेंट है उनको कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो कॉलेजियम है जजेस का। तो हमने समझ लिया वाई प्लस अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट है कि देखते हैं कि जो एवरेज सेक्स रेशियो है जजेस का इन हायर जुडिशरी, देखिए 88%, मतलब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखो तो 88% आपका मेल है, मतलब कि टोटल मेल डोमिनेंस है, जो कि गलत है। अगर आप बैलेंस्ड सोसाइटी में मतलब रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए क्योंकि वुमेन हमारे 50% पॉपुलेशन का पार्ट है और वुमेन सिर्फ 12% है, फीमेल सिर्फ 12% है। उसी तरह अगर एवरेज सेक्स रेशियो देखें ऑफ जजेस इन लोअर जुडिशरी तो वो आपका 72% है, ठीक है, मेल का, और 28% है फीमेल, जो कि वापस वो आपका जो डिवीज़न है, जो स्क्यूड डिवीज़न है वो दिखाता है। अब बात है कि क्यों ऐसा है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जुडिशरी में, किन कारणों से ये माना जाता है। एक तो जब आपके पॉपुलेशन का 50% वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आप उनका रिप्रेजेंटेशन अगर 50% नहीं तब भी कम से कम 40% तो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ या वुमेन का जो एक प्रेजेंस है पॉलिसी मेकिंग जुडिशरी ये सब में गड़बड़ है। ठीक है, तो जो 50% है पॉपुलेशन तो हमें ज़रूरी है कि वो दिखना चाहिए। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा कि परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन। देखिए, जब एक छोटी बच्ची देखती है कि एक वुमेन जज है तो उसको एक तरह से मॉरल बूस्ट मिलता है, एक इमेज बनता है कि वो भी कभी जाके एक जज बने या लेजिस्लेचर का पार्ट बने, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बने। तो जो एक वो पब्लिक परसेप्शन है, इन जनरल पब्लिक का परसेप्शन एक औरत को एक जज के रूप में देख के उससे असर पड़ता है
लोगों के थिंकिंग में, लोगों के व्यवहार में और सोसाइटी को चेंज की तरफ मतलब प्रोग्रेसिव बनाता है, ठीक है। जजेस इनटू स्पेस फ्रॉम विच दे हैड बीन हिस्टोरिकली बीन एक्सक्लूडेड, मतलब कि ज़्यादा प्रेजेंस एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हेल्प करता है, एक पावरफुल सिग्नल है ये। तीसरा है कि डिफरेंट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये माना जाता है कि जो मेल और फीमेल थिंकिंग है वो अलग है, ठीक है। मेल थिंकिंग ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है कंपेयर टू फीमेल थिंकिंग। फीमेल ज़्यादा नेचर लविंग, ज़्यादा पीसफुल मानी जाती है। तो जो दोनों मेल और फीमेल है, दोनों का जो डिसीजन मेकिंग का तरीका है वो भी अलग होगा और एक अलग तरीका लाएगा हमारे जुडिशरी में। साथ में जो वुमेन जज है वो फेस करती है बहुत तरह के सोशल और कल्चरल चैलेंजेस, ठीक है। एक औरत खुद फेस कर चुकी होती है ऐसे इश्यूज़ को जो बाकी जो सोसाइटी की वुमेन है वो फेस कर रही होती है। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि वुमेन को इन्वॉल्व किया जाए इन जुडिशरी। वुमेन जजेस ब्रिंग दोज एक्सपीरियंसेस टू देयर जुडिशल एक्सपीरियंसेस जो कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और एम्फेटेटिक है। मतलब कि माना जाता है कि जो वुमेन जज है वो ज़्यादा एम्फेटेटिक होती है, ठीक है, इन जनरल परसेप्शन है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि दोनों जेंडर होने से एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगा, डिफरेंट वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा। लास्टली रोल मॉडल, ठीक है, कि ये एक तरह से सोसाइटी को रास्ता दिखाती है, एक बेंचमार्क सेट करती है बाकी जो औरत हैं, बाकी जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए। अब बात है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। हमने समझ लिया सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लो। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज डेमोग्राफी, इसलिए जरूरी है। दूसरा कि पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, फाइन। चौथा रोल मॉडल। ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। अब बात है चैलेंजेस है कि पहली बात तो हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है। कहीं ना कहीं वुमेन इशूज़ जो भी है वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है सोसाइटी की उससे रिलेट करती है। जो एक स्टडी हुई थी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट वो भी बताती है कि जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन इन जुडिशरी वो कहीं ना कहीं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के कारण से है कि वुमेन को फिट नहीं माना जाता हायर जुडिशरी पोजीशन के लिए। दूसरा कि स्ट्रिंजेंट एंड क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सॉरी, देखिए क्या बात है कि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जुडिशरी का वो कहीं ना कहीं इनट्रांसपेरेंट है, वो क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। कई बार मेरिट होने के बाद भी लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता, कई बार पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, कई बार लोग अपने ही फैमिली के लोगों को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जुडिशरी में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। तो जो ये स्ट्रिंजेंट और क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी हैम्पर करता है। कैसे? तो लीकिंग पाइपलाइन। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है वो आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब कि वुमेन का जो रिक्रूटमेंट है तो डिस्ट्रिक्ट जज में का जो रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी एक तरह से वुमेन को बैरियर की तरह एक्ट करती है। Lawyers need to have 7 years of continuous legal practice and be in the age bracket of 35 to 45। मतलब की बात है कि औरत के साथ क्या होता है कि वो कई बार फैमिली या बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ के कारण उनको ब्रेक लेना पड़ता है, उनका कैरियर ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट जज का उसका है कि कंटिन्यूस 7 ईयर प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस। तो पहली तो वुमेन का जो प्रैक्टिस है उसमें ब्रेक आ गया। दूसरा कि जो जब तक वो रिगेन करती है अपना कैरियर तब तक उनका जो वो एज ब्रैकेट है वो क्रॉस कर जाता है। और साथ में दूसरा रीज़न है कि जो लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर है कंबाइंड विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन को डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना पड़ता है। उसको बाहर का जॉब तो देखना ही पड़ता है, अंदर का भी जॉब देखना पड़ता है। तो इस तरह से उसके पास बहुत लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल आवर ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तीसरा है कि स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी। जो आर्टिकल 233 है वो उसका जो है कि जो एलिजिबिलिटी है उसमें है कि 7 साल का उसके पास जॉब होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है वुमेन के लिए, उनके कैरियर प्रोग्रेस और कैरियर कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में भी कई बार
त्रुटियाँ देखी गई हैं, ठीक है। ये बहुत इनट्रांसपेरेंट है और जो क्राइटेरिया पे सेलेक्ट हुए हैं जजेस, कई बार वो मतलब कि कटघरे में खड़ा हो गया है वो रीज़न टोटली। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो स्ट्रिंजेंट और क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो हैम्पर करता है वुमेन का डेवलपमेंट। तीसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वुमेन को कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे टॉयलेट चाहिए, उसे वॉशरूम चाहिए, एक सपोर्टिंग जैसे क्रेश फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए, ये सब चाहिए। इनकी कमियों से क्या होता है कि वुमेन कई बार घर से बाहर निकलने का उनको चांस नहीं मिलता, वो घर में ही फंसी रह जाती हैं। कई बार सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार बच्चों का देखभाल का इशू हो जाता है, तो इस कारण से वो घर में ही फंसी रह जाती हैं। तीसरा पॉइंट चौथा कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होता है उनका हर 3 साल में। ये जो ट्रांसफ़र वाला लाइफ है वुमेन के लिए सूट नहीं करता, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। इसके कंपैरिजन में मेल के लिए ज़्यादा इजी होता है ट्रांसफ़र होना, तो ये भी एक कारण है। पांचवा है कि लिमिटेड आउटरीच अपॉर्चुनिटीज़, द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट लाइफ्स ऑफ वुमेन इन लॉ ग्रेटली डिमिनिशेस अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटरिंग यंग वुमेन। मतलब कि जब एग्जांपल्स नहीं है, जब वैसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो बाकी जो अपकमिंग यंग वुमेन है उनके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहला पैट्रियार्की, दूसरा क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तीसरा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिंग नहीं है, फाइन। फिर चौथा ट्रांसफ़र, पांचवा लिमिटेड आउटरीच। तो ये सारे पॉइंट आपको आंसर में लिखना होगा अगर आपका कोई वुमेन रिलेटेड इश्यूज आता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का क्वेश्चन आता है, या वुमेन इश्यूज़ पे आता है कि किस तरह से हमारी जुडिशरी में भी वुमेन स्टेरियोटाइपिंग देखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब बात है वे अहेड। हमने समझ लिया चैलेंजेस, हमने देख लिया जो भी क्यों है न्यूज़ में, हमने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं आज की वुमेन, और साथ में कि अगर वुमेन आएगी जुडिशरी में तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे जाने का रास्ता क्या है। पहला है कि डाटा, पहली चीज़ होती है डाटा। अगर आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि कितनी वुमेन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे क्या क्या बैरियर्स हैं वुमेन के लिए, तो आपके लिए पॉलिसी बनाना या चेंजेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज़ डाटा। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वुमेन, मतलब कि चाहे वो हायर जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी, दोनों का डाटा होना। दूसरा कि ट्रांसपेरेंसी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में। तीसरा रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी ज़रूरत है फॉर वुमेन जो कि जिनमें मेरिट है लेकिन तब भी वो आगे नहीं आ पा रही है, तो ऐसे वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात हो सकती है। चौथा मोर वुमेन चीफ जस्टिस। देखिए, बात है कि जितने चीफ जस्टिस होंगी जो एक औरत है, तो एक तो रोल मॉडल की तो वो प्ले करेंगी, दूसरा कि जो वुमेन इश्यूज़ हैं, जो वुमेन प्रॉब्लम्स हैं, वो बेटर और अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, समझ पाएंगी और डिसीजन ले पाएंगी। और साथ में एक बैलेंस्ड परसेप्शन होगा, एक मेल व्यू पॉइंट ऑफ जस्टिस और फीमेल पॉइंट ऑफ जस्टिस, दोनों को एक साथ आप बैलेंस तरीके से देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप मानो या ना मानो, हर जगह हर तरह से किसी न किसी रूप में आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख जाएगा। कहीं पे वो पैट्रियार्की है, कहीं पे वो जेंडर स्टेरियोटाइप है, कहीं पे ग्लास सीलिंग है। तो ज़रूरत है कि हम सेंसिटिव बने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और ये ओवर द टॉप चीज़ें नहीं आएंगी, सोसाइटी के ऊपर आप थोप नहीं सकते, बल्कि सोसाइटी के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यू विल हैव टू बी सेंसिटिव टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से हमने समझा कि वे हेड में क्या क्या है। पहला डाटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर तीसरा रिजर्वेशन की बात भी हो सकती है। चौथा चीफ जस्टिस बननी चाहिए एक औरत।
और 5वां सेंसिटिविटी टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि इक्वालिटी ज़रूरत है फॉर वुमेन जजेस इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल ऑफ जुडिशरी एंड ऑन पॉलिसी मेकिंग। उसी तरह आप कोट कर सकते हो इंदु मल्होत्रा को कि उन्होंने कहा है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ जेंडर डाइवर्सिटी इज़ फाउंड ऑन द बेंच। तो इस तरह से इसलिए जरूरी है कि हम अपने जुडिशरी को और ज़्यादा वुमेन को इन्वॉल्व करें, जुडिशरी में बैलेंस्ड बनाए हमारे जस्टिस सिस्टम को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।